जी, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि आप लोगों ने अभी तक ये चीज जज नहीं किया है कि आप लोग अगर दो टैग लगाते हो तो वो अलग अलग लाइंस पे क्यों चली जाती है। फॉर एग्जांपल आपने दो हेडिंग टैग्स ऐड किए तो वो एक ही लाइन पे क्यों नहीं है, वो दो लाइनों पे क्यों किया। बट अगर आप लोग दो बोल्ड के टैग लगाते हो वो एक ही लाइन पे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसकी क्या रीजन है, या इसी तरह से क्या वजह है इसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दो पैराग्राफ के टैग लगाता हूँ या दो हेडिंग के H1 के मैं लगा रहा हूँ बेटा। अच्छा ये देखिए नहीं, मैंने दो हेडिंग्स H1 ऐड की हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि अब सर वो तो पेयर टैग होते हैं इसलिए नहीं, ये रीजन नहीं है। पेयर टैग का मतलब होता है कि उसका स्टार्टिंग पोजीशन भी और एंडिंग भी हो। ठीक है, यानी कि H1 से स्टार्ट होके यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग के कंटेंट कंप्लीट हो रहे हैं। अब टेक्स्ट तो ये कम है, मगर ये अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, इंस्पेक्ट हम क्यों करते हैं वो भी चेक कर लीजिएगा। इंस्पेक्ट करके हम लोग इसकी CSS, इसके कंटेंट्स, इसका एरिया ये कितना कवर कर रहा है आप लोग अपने पास इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, ये आपके पास माउस की एक ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये कॉर्नर में आपके पास ये ऑप्शन है, और गूगल क्रोम यूज कर लें आप लोग, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, और आप किसी भी एरिया पे लेके जाएंगे वो उसी के टैग के ऊपर आपको कवर करेगा। ये देखें मैं अगर लेके जा रहा हूं हेडिंग 2 के ऊपर, आपको शायद नीचे शेडो दिखाई दे रहा है, तो उसी के कोड के ऊपर वो उसे हाईलाइट भी कर रहा है कि ये मैंने अगर मुकम्मल बॉडी के ऊपर लेके जाता हूं, मैं जिस चीज के ऊपर लेके जा रहा हूं वो मेरे उसी एरिया को कवर कर रहा है। अब ये देखें, ये मैंने जब इसके ऊपर हेडिंग पे लेके गया हूं, ये इंस्पेक्ट का आपको एडवांटेज बता रहा हूं, तो ये आपके पास देखें उसकी टैग के ऊपर अगर मैं लेके जाता हूँ, कोड में लेके जाता हूँ तो उसको हाईलाइट करता है, और ये देखें जिस साइड के ऊपर मैं कवर करता हूँ वही चीज कवर हो रही है। अब मगर देखें इसके पास टेक्स्ट तो थोड़ा सा है, ये आगे कितनी खाली जगह पड़ी हुई है, फर्स्ट हेडिंग के अंदर आगे कितनी खाली जगह पड़ी हुई है, और सेकंड हेडिंग के एंड पे भी काफी खाली जगह है, तो ये एक दो दूसरे एक ही लाइन पे क्यों नहीं आ गए, कोई मुझे रीजन बताएगा सर। इंस्पेक्ट को डेवलपर टूल भी बोल सकते हैं जी, ये डेवलपर इंस्पेक्ट को हम डेवलपर टूल भी कहते हैं। ये शॉर्टली हम लोग जाना चाहें तो इस तरीके से जा सकते हैं, और दूसरा इसके अंदर जाने की ऑप्शन है आपके पास, आप ये 3 डॉट्स आपके पास आ रहे होते हैं मोर ऑप्शंस के लिए, यहाँ पे जाएं, मोर टूल्स में जाएंगे तो डेवलपर टूल्स आपके पास ऑप्शन आ रही है। ठीक है, इस तरीके से जा सकते हैं। शॉर्ट कमांड इसकी कंट्रोल शिफ्ट आई, अगर ये प्रेस करेंगे तब भी आप डेवलपर टूल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई भी है बेटा, कंट्रोल शिफ्ट आई। मल्टीपल कमांड्स होती हैं हर काम की। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये कोड मौजूद है, हमने वो अपने कोड को देख सकते हैं, जो हमने उस फाइल में टाइप किया वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। अब एक जो चीज है मैं आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ, मोहम्मद सलीम क्या बताओगे क्या वजह ये मुकम्मल क्यों स्पेस ले रहा है। जल्दी बताओ। मेरे ख्याल हेडिंग के टैग की वजह से ऐसा कर रहा है, हेडिंग की टैग, हेडिंग क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या, रीजन क्या है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बेसिकली टैग्स के बिहेवियर होते हैं, हर टैग का कोई ना कोई बिहेवियर है। डिस्प्ले ब्लॉक है जी,
बेसिकली ये जो आपके पास हेडिंग टैग होते हैं ये ब्लॉक एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्पेस लेता है, ये मुकम्मल लाइन की स्पेस लेता है। और बट जो हमारे पास कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कि इनलाइन होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, मींस के उनको अगर लगाया जाए तो वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, वो उसी लाइन के ऊपर ही आउटपुट शो करवा देते हैं, वो लाइन चेंज नहीं करवाते हैं। तो हम लोग इन चीजों को बहुत, हमें बिहेवियर को जज करना पड़ता है। ये बेसिकली इसके अंदर सीएसएस इंप्लीमेंट हुई होती है, जिसकी वजह से ये सारा वर्क हो रहा होता है। अगर हमारी सीएसएस जो वो इनलाइन की हुई हो, ठीक है, और हर जिस तरह इन्होंने मोहम्मद सलीम ने बताया कि प्री रिटन स्टाइल है, ठीक है, प्री रिटन स्टाइल मींस के आपका जो भी वर्क है वो एक जैसा होगा। सॉरी बेटा, मुझे दोबारा से मीटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं दोबारा मीटिंग क्रिएट करता हूं। अभी नहीं, बट 10 मिनट के बाद मेरी मीटिंग दोबारा क्रिएट होगी। अच्छा, तो आप लोगों को लिंक आ जाएगा। अच्छा, आप लोग जब उस वर्क करते हैं तो उसका बिहेवियर ब्लॉक और इनलाइन होता है, ठीक है। इसी वजह से HTML5 के अंदर 2 टैग इंट्रोड्यूस करवाए गए। उन टैग्स का बिहेवियर आप जज कीजिएगा, आप लोग मुझे बताएंगे। मैं 2 ही डिव के टैग लगा रहा हूं बेटा। बेसिकली ये डिव टैग है, और मैं फर्स्ट डिव के अंदर भी लिख देता हूं। और इसी तरीके से 2 टैग और है हमारे पास। ये 2 टैग मैंने और ऐड किए स्पैन के। अब आप लोग इनका बिहेवियर के डिफरेंस देखिएगा। आप लोगों ने जज करके मुझे बताना ये क्या हुआ क्या है। तो मुझे बताएगा, मैंने 4 टैग लिखे हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को क्लियर? ये 4 लाइनें लिखी हैं कोड की मैंने, 1 2 3 4। नवीद शाहिद और ने डिव के टैग से डिफरेंट लाइन और स्पैन से सेम लाइन जी। अब यही चीज मैं बता रहा हूं कि आप लोगों के पास डिव के टैग में क्या होता है कि डिफरेंट लाइन। बेसिकली डिव क्या है, हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। बट
इन्होंने, अब देखिए हेडिंग के ऊपर मैं हॉवर करता हूं तो देखिए आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, साइज बड़ा है। अगर मैंने हेडिंग के ऊपर H1 के साथ क्लिक किया तो ये बेटा साथ ना बाय डिफॉल्ट प्री रिटर्न CSS मौजूद होती है। हर टैग के साथ थोड़ी बहुत CSS मौजूद होती है। और ये पहली लाइन क्या लिखी है, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, और कुछ CSS मौजूद है। H1 दोनों हेडिंग्स के साथ है। अब नीचे डिवीजन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं उसके साथ कोई एक्स्ट्रा CSS मौजूद नहीं, सिर्फ एक CSS मौजूद है, क्या, डिस्प्ले ब्लॉक। इसी तरीके स्पैन के ऊपर क्लिक करता हूं उसके साथ कोई भी CSS मौजूद नहीं है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेजर डिफरेंस कि उन्होंने स्पैन के साथ बिल्कुल ही स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की है, डिवीजन के साथ सिर्फ एक किया, इसको ब्लॉक एलिमेंट बना दिया ताकि ये एक लाइन की मुकम्मल वर्किंग ले। और हेडिंग के साथ उन्होंने कितनी ज्यादा CSS अप्लाई की हुई है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये क्या चीजें अप्लाई की हुई है, इंशाल्लाह जब आप CSS पढ़ोगे आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब इसकी ये इन्होंने टैग क्यों इंट्रोड्यूस करवाई ये हम देखते हैं। तो ये रीजन है कि इनको डिफरेंट लाइंस में कन्वर्ट करता है। तो डिव और स्पैन दो टैग हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे कंटेंट के लिए। बेसिकली इनके आउटपुट जो है वो सिंपलर पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर आ रही है क्योंकि इनके साथ बाय डिफॉल्टली कोई भी CSS अटैच नहीं है। ये आप लोगों को देख रहे हैं, इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट है। ये मैंने जूम किया हुआ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। 150 पे मैंने रखा हुआ, अगर मैं इसका जूम कम कर दूंगा ये बहुत छोटे हो जाएंगे। आप लोगों को वीडियो के लिए मैंने आसानी क्रिएट की हुई है। अगर मैं अब चाहता हूं अपने कंटेंट्स की तरफ, तो HTML elements क्या is defined as a starting the element contain other content. It ends with closing tag where the element name is preceded by a forward slash. अब देखें पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, अब जब इसको क्लोज करना है अब इसके कंटेंट्स क्या आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएगी। ये बात मैंने डिस्कस की हुई है, वैसे आप लोगों से मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं कि पैराग्राफ के अंदर बेशक वो टैग भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं उसके कंटेंट वही हो, वो मल्टीपल, क्योंकि हमने एक बात की थी HTML कैन बी नेस्टेडली यूज्ड। HTML को हम नेस्टेडली यूज कर सकते हैं, टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स आ सकते हैं, हमने अप्लाई भी करके देखे हैं। क्योंकि देखें हेड के HTML के टैग के अंदर आप हेड और बॉडी का टैग लगा रहे हैं, बॉडी के अंदर आप फर्दर और टैग यूज कर रहे हैं, हेड के अंदर भी मल्टीपल टैग ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप। जी टेबल इज हमारे पास सारा क्या है, वो भी नेस्टेड टैग है। तो ये देखिए हमारे पास अब ये वही बात कर रहा है कि हर टैग के कोई ना कोई कंटेंट्स होंगे, वो क्लोज किसके अंदर होंगे, हमारे क्लोजिंग टैग के अंदर होंगे। तो ये देखिए पैराग्राफ है, इसके कंटेंट है, बट BR का कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है, ना ही उसका क्लोजिंग टैग है। सो हियर पैराग्राफ इज एन HTML एलिमेंट and heading is another HTML element. There are some HTML element which does not need to be closed, but कुछ टैग ऐसे भी हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं, उनके अंदर इमेज का टैग है, हॉरिजॉन्टल BR, ठीक है। ये देयर आर एज void एलिमेंट्स। void एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे टैग्स जो कि रिटर्न कुछ ना करें बट अपनी वर्किंग परफॉर्म करें, यानी कि उनका वर्क है, आउटपुट है, बट वो अपने कंटेंट्स नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब HTML टैग क्या और एलिमेंट के अंदर ये इनपुट भी हमारे पास टैग है, ये हम आगे फर्दर देखेंगे। इनपुट भी बेसिकली हमारे पास देखा जाए तो वो सिंगल टैग है, ठीक है, पेयर टैग नहीं है। बेटा सिंगल टैग और वॉइड टैग तकरीबन एक ही बात है, वो बेसिकली अपनी वर्किंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो जो उनका एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे उनका। जी इनपुट टैग हमारे पास आउटपुट देता है, ठीक है, मगर उसका टैग तो पेयर उसके कंटेंट्स तो नहीं है ना, मींस के उसके सेंटर में मिड में तो कोई चीज नहीं आती, बट बटन का टैग इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके कंटेंट हैं। मोहम्मद सलीम वो भी तो हमारे पास टैग है। सो ये डिफरेंस है। अब HTML टैग वाज एलिमेंट, an HTML element is defined by starting tag if the element container
अदर कंटेंट इट एंड्स विद द क्लोजिंग टैग। अब ये वही डेफिनेशन को रिवर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये उन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दे दी, पैराग्राफ इज स्टार्टिंग टैग and the slash p is closing tag of the same paragraph, but p this is a paragraph element, ठीक है। अब वो कह रहा है is a paragraph element, ये हमारे पास एक एलिमेंट है और ये हमारे पास p जो है ये इस सेंटेंस के अंदर क्या है हमारे पास टैग है। ये p वगैरह हमारे पास टैग्स हैं और ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पैराग्राफ एलिमेंट है। अब मुकम्मल अगर किसी टैग यानी कि कंटेंट प्लस टैग दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, वो एलिमेंट बन जाएंगे। और अगर मैं सिर्फ आपकी एंगल ब्रेसेस की बात करूं तो ये बेसिकली क्या होंगी, दो। अब नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया था कि नेस्टेडली मींस कि हम लोग एलिमेंट्स के अंदर फर्दर दोबारा एलिमेंट, तो आप लोगों को मैंने उसकी एग्जांपल दी कि हेड के अंदर हम लोगों ने टाइटल का टैग यूज किया, एचटीएमएल टैग के अंदर हेड और बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर हेडिंग है, हेडिंग के अंदर हम इटैलिक या बोल्ड अंडरलाइन कोई भी टैग यूज करते हैं, या पैराग्राफ के अंदर बोल्ड का टैग यूज करते हो, ठीक है। तो टैग के अंदर फर्दर मल्टीपल टैग्स आ सकते हैं, ठीक है। यानी टेबल का टैग आ सकता है, टेबल के टैग के अंदर फिर हमारे टेबल रोज हैं, ठीक है, फिर टेबल डाटा है। तो टैग हमारे जो है वो नेस्टेडली यूज हो सकते हैं, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वही चीज आगे उसके जरा थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू है। इट इज वेरी मच अलाउड टू कीप वन एचटीएमएल एलिमेंट इनसाइड अनदर एचटीएमएल एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के अंदर फर्दर मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। उसकी एग्जांपल इटैलिक है, ठीक है, आई का टैग हम लोग यूज कर चुके हैं। अब ये टॉपिक आप लोगों से मैंने थोड़ा डिस्कशन करना, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी, हम लोगों ने यूज भी किया था। एट्रीब्यूट क्या है, आप लोगों ने यूज किया बॉर्डर, ठीक है, कहां पे, टेबल के टैग के अंदर। तो वहां पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि टेबल के अंदर हम जो बॉर्डर इक्वल डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू लिखते हैं, बेसिकली वो क्या हमारे पास एट्रीब्यूट है। एवरी टैग मस्ट हैव सम मेन एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल आईडी, नेम, वैल्यू, ये कुछ हमारे बेसिक टैग्स हैं जो कि बहुत ज्यादा आप लोग यूज करेंगे। आईडी क्यों इस्तेमाल होता है, नेम रखने के लिए, नेम का एट्रीब्यूट वो भी नेम रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उनको हम आगे फर्दर देखते हैं। We have seen few HTML tags and their usage like heading, heading to, paragraph and other tags. We use them so far in their simplest form, but most of HTML elements can use have attributes which are extra bits of information. वो उसके बारे में extra, जी ये भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो हमने यूज किए हैं फर्दर, ठीक है। सेंटर का टैग हमने यूज किया, ठीक है, वो तो टैग था हमारे पास, सॉरी। तो आईडी है, ये हमने कुछ डिस्कस करेंगे आगे और डिटेल में जाके, ठीक है। नेम इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। बेसिकली जो एट्रीब्यूट मैं अगर आपको समझाने के लिए कहूं तो किसी टैग के साथ फर्दर मोर इंफॉर्मेशन को अटैच कर देने की वर्किंग को हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। ओके जी, एट्रीब्यूट की बात समझ में आ रही है। जैसे कि हमने टेबल का बॉर्डर अप्लाई करना था तो हमने इसको बॉर्डर का एट्रीब्यूट दिया, या किसी टेबल का हमने नाम रखना है तो आईडी या नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अलाइन करना लेफ्ट सेंटर, ठीक है, तो ये हमारे पास अलाइन का एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये आप लोगों के साथ एग्जांपल में यहाँ पे शोन है। कुछ कोर एट्रीब्यूट्स है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, उनके अंदर है आईडी, टाइटल। टाइटल आप लोगों को मैं यूज करके दिखा देता। आईडी तक का कोई पर्पस आपको आउटपुट पे तो शो नहीं होगा, बट वो कह लें कि जनरली जब आप सीएसएस वगैरह करेंगे वहां पे आपको हेल्प देगा। वो बेसिकली उस टैग का नाम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूं हेडिंग या हेडिंग 1, तो ये हमारे पास हेडिंग, इसका नाम रख दिया गया हेडिंग 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट में कुछ शो नहीं करेगा। अगर मैं इसको एक और एट्रीब्यूट देता हूं टाइटल, टाइटल एक टैग भी है और टाइटल हमारे पास एट्रीब्यूट भी है। अब उसको मैं एग्जांपल देता हूं, इट्स और
आज हमें शो क्यों नहीं हो रहा? हमने तो वहां पे ऐड किया है उसके साथ। कुछ आपको दिखाई दे रहा है? जब मैं हेलो वन जिस टैग के ऊपर मैंने इंप्लीमेंट किया है टाइटल, उसके ऊपर लेके गया हूं, ये देखिए बाकी के ऊपर लेके जाता हूं मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है। बट जिस टैग के ऊपर मैंने टूल टिप दी हुई है वहां पे क्या आ रहा है, यानी कि मैंने टाइटल का एट्रीब्यूट अप्लाई किया। इट्स बेसिकली ये एक टूल टिप है, यानी कि आपका इस टैग के ऊपर हॉवर करेंगे तो एक मैसेज अपेयर करवाने के लिए आप लोग ये टाइटल का एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं। वो हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन इन डिटेल हमारे पास शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास बेसिकली ये हमारे पास सीएसएस इंप्लीमेंट करने के लिए हम फर्दर हम देखेंगे इसको, जिस टाइम सीएसएस कवर करेंगे। और स्टाइल हमारे पास इनलाइन एट्रीब्यूट है जो कि ये भी सीएसएस अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये इनलाइन सीएसएस के लिए इस्तेमाल होता है। तो आईडी और आपके पास बेसिकली नेम के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। The ID attribute of an HTML tag we use to uniquely identify an element. हम यूनिक नेम, आपका फॉर एग्जांपल कोई ना कोई आईडी कार्ड नंबर है, वो आपको क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है। तो आईडी हमारे पास क्या है, एक नेम, यूनिक नेम रखने का प्रोसीजर है। देयर आर टू प्राइमरी रीजन दैट यू माइट वांट टू यूज टू एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट में भी बेटा सीएसएस में बहुत ज्यादा यूनिक, अगर आप किसी स्पेसिफिक यूनिक आईडी के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वहां पे हम आईडी के ऊपर सीएसएस करते हैं। लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज करें, जो क्वेरी में बहुत इस्तेमाल होगा। अच्छा, the ID attribute of an HTML can be used in uniquely identify element within HTML page. There are two primary reason. कौन से reason? If an element carries an ID attribute as a unique identifier, यानी कि आप लोगों का CNIC नंबर क्या आपका ID नंबर है, वो यूनिक नंबर है, पूरे पाकिस्तान में आपको सेम नंबर किसी के पास भी नहीं है। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई जस्ट एलिमेंट एंड इट्स कंटेंट, हम उसके कंटेंट को भी सर्च कर सकते हैं, उस एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर उसको आईडी सेट है। इफ यू हैव टू एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर विद द ना वेब पेज, एक ही पेज के अंदर सेम नेचर, सीएसएस स्टाइल कंटेंट सेम है, यू कैन यूज द आईटी एट्रीब्यूट टू डिफरेंशिएट। ठीक है, आप उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एलिमेंट्स के जरिए, ताकि उनके नाम रख ली जाए, ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर लो। बेसिकली अगर आप आईडी को जनरली कहना चाहो तो आईडी किसी टैग का यूनिक नेम रखने का प्रोसीजर है। उसकी एग्जांपल उन्होंने नीचे कॉम की हुए, दो नीचे पैराग्राफ थे जो बिल्कुल सेम थे। ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर आईडी इंप्लीमेंट। अब टाइटल क्या है? टाइटल बेसिकली टूल टिप कह ले, सजेस्टेड टाइटल आपको क्या करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन शो करने के लिए इस्तेमाल होगा। द टाइटल एट्रीब्यूट gives a suggested title for an element। वो आपको, अगर आप उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, अपना कर्सर लेके जाएंगे, तो वो उसकी आउटपुट के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, जिस जो आपको उसके बारे में फर्दर, यानी कि अगर आप किसी टैग के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो आप उसके अंदर शो करवा सकते हैं। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ इट्स एट्रीब्यूट विल डिपेंड अपॉन द एलिमेंट दैट कैरीज इट। ठीक है, और लाजमी नहीं है कि ये वो ही सेम काम करे, ये टैग्स की बेस के हर टैग के मल्टीपल टैग्स के अंदर ये डिफरेंट भी मौजूद है। ये उन्होंने उसको डिस्कस किया। अब क्लास एट्रीब्यूट क्या है, उन्होंने उसके बाद बारे में बताया। इज एसोसिएट, ये हमारे सीएसएस जब करेंगे उस टाइम मैं आपको इंप्लीमेंट करके ज्यादा बेटर दिखा सकता हूं। आप कोई ग्रुप ऑफ, इसके जनरली मैं बताता हूं कि स्टाइल्स के आपने कोई ग्रुप बना के रख ली हैं, वो आप क्लास का एट्रीब्यूट लगाएं और वो ग्रुप आप उसको दे सकते हैं। एक ग्रुप भी दे सकते हैं और मल्टीपल ग्रुप्स भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट सिंपल है, ये इनलाइन सीएसएस के लिए हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये कुछ एक उन्होंने आप लोगों के पास जेनेरिक, यानी कि बिल्ट इन जो हमारे पास कुछ मौजूद होते हैं एट्रीब्यूट्स, उनके डिटेल आपको दी हुई है। अलाइन, उसकी कौन कौन सी मल्टीपल ऑप्शंस है आप लोगों के पास। ठीक है, अलाइन है, वी अलाइन है, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए भी आपके पास है, उनके ऑप्शन क्या है, उनकी वैल्यू, ये उसकी डिटेल भी, फंक्शन यानी कि जो उसकी फंक्शनैलिटी है ये भी उसके आगे डिटेल में मेंशन्ड है।
ठीक है। इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, ये उनका लिखे हुए, और उनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये एक यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर 3 लिखा हुआ है, न्यूमेरिक, हेक्साडेसिमल और आरजीबी वैल्यू। इसको हम इन डिटेल जाके बाद में देखेंगे, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बैकग्राउंड के आगे यूआरएल है, ये बैकग्राउंड का बेसिकली एट्रीब्यूट है, इसको यूआरएल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास यूआरएल बेसिकली उसका पाथ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आईडी, ये यूजर डिफाइंड होता है। आप आईडी यानी कि फॉर एग्जांपल आप जो मर्जी उसका नाम रखते हैं, ठीक है, वो आपका यूजर डिफाइंड होता है। फिर इसी तरह क्लास है, क्लास का नेम भी आप यूजर डिफाइंड होता है, और विड्थ है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है, ठीक है। ये हमारे पास उसकी विड्थ और हाइट भी हमारे पास सेम है। अब कुछ हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था जी। आप लोगों को दिखाऊंगा ये बैकग्राउंड हम कैसे लगाते हैं, ये मैं आप लोगों को इंप्लीमेंट करके आज दिखाएंगे, ये हम करेंगे आज का बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए। बट अच्छा इमेज जो सेट होता है वो सीएसएस के जरिए ही होता है। अच्छा, तो हम लोगों ने ये कुछ फॉर्मेटिंग टैग है। फॉर्मेटिंग टैग्स ऐसे टैग्स जो हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करें, कलरिंग अप्लाई करें उनके ऊपर, या उनके टेक्स्ट के ऊपर कोई स्टाइलिंग करें, ठीक है। तो हमने बोल्ड एक टैग देखा था, ये बेसिकली टेक्स्ट को क्या करता है, थोड़ी उसकी बोल्ड कर देता है। फिर अटैलिक आई का टैग हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अंडरलाइन यू का टैग हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। बेसिकली जो चीज हम कर चुके हैं मैं उसके ऊपर नहीं। एक टैग है स्ट्राइक। स्ट्राइक बेसिकली करता है, ये आप लोगों ने स्ट्राइक थ्रो पढ़ा होगा, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो की वर्किंग भी होता है कि हमारे टेक्स्ट को, जैसे हमने जो लिखा हुआ है उसको सेंटर से कट कर दे, ठीक है, तो उसको हम स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। तो यानी कि आपका टेक्स्ट को, जैसे आपने कुछ लिखा तो मिस्टेक हो जाए, आप उसके ऊपर पेंसिल से लाइन लगा देते हो, ये बेसिकली स्ट्राइक थ्रो है। तो हम लोग ये टेक्स्ट के ऊपर अगर सेंटर से लाइन से कट कर देते हैं तो वो क्या है, स्ट्राइक थ्रो है। तो उसके लिए हमारे पास टैग कौन सा है, स्ट्राइक, STRIKE, ठीक है। ये हमारा कोड है, और आउटपुट क्या आ रही है, ये लाइन आ रही है। स्ट्राइक टैग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इंसर्ट एंड डिलीट है। डिलीट टैग की वर्किंग जो है वो बेसिकली तकरीबन ही हमारे पास स्ट्राइक जैसी ही है, ठीक है। उसे सेंटरली कट कर देता है, और इंसर्ट क्या कर देता है, वो हमारे पास अंडरलाइन कर देता है। ये आप लोगों को आउटपुट में शो हो रहा होगा। इसी तरीके से हमारे पास बिग और स्मॉल के 2 टैग हैं। बिग क्या करता है, हमारे पास टेक्स्ट नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट साइज कर देता है, और स्मॉल क्या करता है, ये नॉर्मल साइज से थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा कर देता है। इसकी आउटपुट में भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। ये बिग के टैग की वजह, ये नॉर्मल टेक्स्ट आपका आ रहा है आउटपुट में, और इसकी आउटपुट में देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। नॉर्मल टैग से साइज, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, बिग का वर्ड के ऊपर लगाया हुआ था, बिग का टैग जिसके, और ये देखे बाकी टैग सिंपल साइज का, और स्मॉल का वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो ये स्मॉल की टैग की वजह से इसका टैग थोड़ा छोटा हो गया। एम्फसाइज टैग हमारे पास ईएम का टैग है। बेसिकली एम्फसाइज बेसिकली जो हमारे पास है इटालियन जैसी ही वर्किंग देता है। ये आपके पास दिखाई दे रहा है सिंपल। उसकी आउटपुट कैसी है, थोड़ी सी इटालियन कन्वर्ट कर दिया उसने, आई टैग जैसा ही वर्क उसने प्रोवाइड किया। कुछ टैग्स का हमारे पास बिहेवियर सेम है। मार्क, आप लोग हाईलाइटर यूज करते हैं, आप लोग वर्किंग करते हुए मोस्टली येलो कलर का हाईलाइटर, यानी कि कोई टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए मार्क का टैग है, जो आप लोगों के पास हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग, मैंने उस दिन टैग आपको बताया था, बोल्ड की तरह की वर्किंग प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा हमारे पास टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और एक टैग इसके अंदर कुछ मैं और बता रहा हूं आप लोगों को, प्री का टैग है। प्री का टैग है, कोड का टैग है, ठीक है। ये टैग भी हमारे पास मौजूद है। प्री के टैग के अंदर बेसिकली ये होता है, वो सिलेबस में PRE, ठीक है, वो मैं आप लोग इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि HTML स्पोर्ट सिंगल स्पेस, ठीक है, मगर हमारे पास एक प्री का टैग है, ये आपको दिखाई दे रहा है कोड,
हमने पढ़ा था कि HTML सपोर्ट सिंगल स्पेस, बट जिस वक्त मैं प्री का टैग इंप्लीमेंट कर देता हूं तो आप देखिए क्या हो रहा है। यानी कि वो जो रूल था HTML सिंगल सपोर्ट सिंगल स्पेस का, वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसका फॉन्ट स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट आता है प्री के टैग के अंदर। प्री के टैग के अंदर हम जैसा लिखेंगे वो हमें आउटपुट में वैसे ही देगा, जितनी स्पेसेस डालेंगे वैसे ही है। ओके, क्लियर है यहां तक आप लोगों को? तो इसके अंदर HTML कमेंट बेसिकली क्या पीस ऑफ कोड है जो कि जिसको जब एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर तो वो उसे इग्नोर कर देता है। इग्नोर कैसे कर देता है? यानी कि आप लोगों ने ये जो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास फाइल है, यहां से कंप्यूटर ने इसको एग्जीक्यूट करना है, वो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 एंड सो ऑन, वो उसको एग्जीक्यूट करता हुआ जा रहा है टॉप टू बॉटम की तरफ, वो इसे एग्जीक्यूट कर रहा है। जब एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है तो अगर कोई मैं चाहता हूं कि मेरी वो लाइन कोड लिखा रहे मगर सिस्टम इसे एग्जीक्यूट ना करे, यानी कि रन ना करे, तो उसके लिए हमारे पास HTML के लिए एक उन्होंने टैग दिया हुआ है कमेंट टैग, ठीक है? वो इसको कोड को कमेंट के तौर पे डील करेगा। हम कमेंट यूज क्यों करते हैं? हमने कोई अपनी किसी फॉर एग्जाम्पल टैग के लिए कोई बीच में डिटेल्स लिखनी है, ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल ये हेडर है, ये हेडर एंड हो रहा है, तो ये उसके लिए अगर हम लोग क्या लिखते हैं, कमेंट्स लिख देते हैं ताकि उनको आपका कंपाइलर या आपका वेब ब्राउजर इग्नोर कर दे, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या होता है, कमेंट होते हैं। उनको आउटपुट पे वो नहीं हमारे पास शो होंगे बट वो मौजूद रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मैंने 2 वर्किंग के कोड किए हुए हैं और मुझे उसकी डिस्प्ले उस वक्त नहीं चाहिए, तो मैं उसे भी कमेंट कर सकता हूं। या अगर आप कह लेंगे कि आपने शॉर्ट नोट लिखना है किसी टैग के अबाउट, तो वो आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है जी? तो उसके लिए हमारे पास स्टार्ट टैग कमेंट का ये है और एंड टैग कमेंट का ये है, ठीक है? HTML कमेंट्स आर प्लेस बिटवीन, और आप इनको कहां पे लिखते हो, इन टैग्स के बिटवीन लिखते हैं, और उनके जो कंटेंट्स वो इसके दरमियान में आ जाते हैं। यानी कोई भी शॉर्ट मैसेज आप लोग कोई भी ब्रीफ देना चाहते हैं वो हमारे पास। जी हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। हम लोग इसको इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल आपने कोड किया, आपने वहां पे कमेंट लिखा ये वाला काम इस काम के लिए, ये वाला काम कोड इस काम के लिए, ठीक है? तो वो आप लोगों के लिए एक ब्रीफली नोट आप लोगों का लिखा हुआ मौजूद है। अगर इन फ्यूचर कोई और उसको यूज करता है आपके कोड को, उसे पता लग जाएगा कि कौन सा कोड किस वर्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि कौन सा पार्ट के ऊपर किस तरह की वर्किंग हो रही है। जी, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट होता है मोस्टली। अब आ गया है इमेज का टैग। इमेज बेसिकली क्या है? इमेज आप लोग कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं वेब के अंदर, तो वो हमारे पास इमेज का टैग इस्तेमाल होता है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज करना चाहूंगा, मैं आपको कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है? यूआरएल पाथ को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो मैं उसके लिए कोशिश करता हूं कि मैं पेंट्स का यूजेज करूं। एक मिनट। पाथ बेसिकली क्या है? वो फाइल का एड्रेस जिसके को मैंने कनेक्ट करवाना है, ठीक है? उसका यूआरएल। सर जहां पे उसका सोर्स यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करना नहीं, वो फैसल उसके जरिए वो गलत हो जाए, उसके अंदर स्लैशेस उल्टी होती हैं, तो इसलिए वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फिर। इमेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल जारी बात है, किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे लिए ग्राफिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमेज का टैग बेसिकली क्या है? ये इमेज का टैग है, ये सिंगल टैग है। इसके सोर्स के एट्रीब्यूट का हमारे पास होता है जिसके अंदर हमने इमेज का यूआरएल लिखना होता है। अब इमेज का यूआरएल लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है? पहले तो मैं सिंपल आपको एक इमेज का लगा के दिखा देता हूं। पहले मैं चेक करता हूं मेरे उस फोल्डर में कोई इमेज पड़ा है कि नहीं। मैं नहीं, मेरे पास कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ। मैं वहां से पे कोई इमेज कॉपी करके ले जाता हूं।
तो इसके लिए मेरे पास टैग है इमेज का, इमेज के लिए ये इनलाइन टैग है, ठीक है, और ये सिंगल टैग है, सॉरी इनलाइन टैग कह रहा हूँ, सिंगल टैग है। इमेज के टैग के अंदर मैं इसको फर्दर आगे इसके एट्रीब्यूट है सोर्स, सोर्स में बेसिकली हम लोगों ने उसको क्या देना होता है, पाथ। तो पाथ बेसिकली करंट में जिस फाइल में मौजूद हूँ वो उस फाइल का मेरी का नाम है default.html। ये डिफॉल्ट की फाइल है और इसके साथ ही ये मेरे पास इमेज पड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये डिफॉल्ट की फाइल है और ये साथ ही मेरे पास पोस्टर की फाइल मौजूद है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे जस्ट ओनली ये लिख दूं पोस्टर, और दूसरी चीज पोस्टर की एक्सटेंशन, ये प्रॉपर्टीज में जाके आप उस तस्वीर की एक्सटेंशन ले लें, तो इसकी एक्सटेंशन है .png। तो मैं जाके इस फाइल के साथ पोस्टर .png जो फाइल की एक्सटेंशन हो ये सेव कर दूं और जाके रिफ्रेश करूं तो ये मेरे पास पोस्टर लग चुका है। ये मेरे पास जरा मैंने हाई क्वालिटी, हमने जो क्रिएटिव डिजाइन का कोर्स किया था, एक इमेज बनाया था तो ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था, तो ये मैंने वो अब मैंने इसको शो करवाया। देखो इसकी वजह से क्या हुआ, इमेज बहुत बड़ा था, मेरे पास हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी आ गया, तो ये नहीं आना चाहिए इमेज के अंदर। ये अच्छी ऑप्शन नहीं होती किसी भी वेबसाइट के अंदर। अगर हॉरिजेंटली आपके पास स्क्रॉल बार आ रहा है, इट्स मीन दैट योर वेबसाइट इज नॉट अ गुड एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। हमें हमेशा वेबसाइट पे काम करते हुए, वेब पे काम करते हुए कोशिश करनी है कि हमारे पास हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार कभी ना आए। अगर आ रहा है इट्स मीन कि आपकी वेबसाइट किसी अच्छे डिजाइनर ने मैनेज नहीं की है। तो हम लोग फिर इसको हाइब्रिड के जरिए मैनेज करते हैं। तो जनरली अभी आप लोगों का एक एट्रीब्यूट है इमेज का, वो मैं बता रहा हूं, वो ये है कि आप इस इमेज को हाइट का और विड्थ का इमेज के अंदर ये एट्रीब्यूट है, ये दे सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने इसको 400 बाय 400 का कर दिया। अब ये एक स्क्वायर की तरह बन चुका है, आप ये देख सकते हैं, ये एक स्क्वायर इमेज बन चुका है। एक स्क्वायर की ही स्पेस ले रहा, बट वो इमेज का डिजाइन ऐसा जिसकी वजह से थोड़ा पुश हो गया। तो हम इसे CSS के जरिए भी मैनेज कर सकते हैं, परसेंटेज में भी डील कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसके दो एट्रीब्यूट थे, हाइट और विड्थ, वो दे दिए। फिर इसके अलावा एक और चीज है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक्सटेंशन गलत लिख देता हूँ, क्या ये इमेज शो होगा? नहीं होगा, ऐसे ब्रोकन इमेज आ जाएगा। क्यों? इसका मतलब है आपके पास और कंसोल के अंदर एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? गेट एरर फाइल नॉट फाउंड। क्योंकि कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करता है किसी भी फाइल को? उसकी एक्सटेंशन के जरिए। जब मैंने कोड में लिखा poster.pdg, तो इस तरह की तो कोई फाइल वहां पे पड़ी ही नहीं है। अगर PNG मैं लिखूं तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि वो हमारे पास फाइल मौजूद है poster.png। तो हमेशा हमारे पास या स्पेल की मिस्टेक की वजह से या तो ये हमारे पास मेजरली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि मैंने एक इमेज का लिखा सही था और वो फाइल नहीं मिलती, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के अंदर अक्सर इमेज नॉट फाउंड का टेक्स्ट भी लिखा होता है, या आप किसी और इमेज का पाथ भी दे देते हैं। अल्टरनेट इमेज अगर आप दिखाना चाहते हैं इस इमेज की जगह पे, तो अगर वो मैं दिखाऊं, ये देखें तो हमारा वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग शो होगी, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को सही कर देता हूं, इसकी एक्सटेंशन, अब मेरे पास देखें वो इमेज शो हो रहा है, अल्टरनेट शो नहीं हो रहा। बेसिकली अल्टरनेट बेसिकली जिस वक्त हमारा इमेज शो नहीं होता उस वक्त हमारे पास शो होगा। नहीं, ये सिंगल टैग है फैसल। सेल्फ, आपको मैंने बताया था कि सेल्फ क्लोजिंग, ये देख रहे हैं मैंने ये स्लैश लगाई, इसका मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग है, सिंगल टैग है, ये पेयर टैग नहीं है। इसको हमने जो सोर्स दी इसने इसको डिस्प्ले करवा दिया, इसके अपने कंटेंट नहीं है।
ठीक है, जो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस। तो हमने इमेज का टैग, उसका सोर्स है, जो उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की लिस्ट हो सकती है जो इसको डिफरेंट फंक्शनैलिटी करवाएंगे। तो ये उन्होंने पास लगाया, हमने भी लगा के देखी, अल्टरनेट का भी आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, तो ये हमारा इमेज इस तरीके से शो हो जाएगा। इमेज की लोकेशन सेट करना, अच्छा अब ये लोकेशन के अंदर ये है कि हमें फोल्डर्स के स्ट्रक्चर्स को मैनेज करना, वो किस लोकेशन, उसका पाथ सेट करना, वो किस तरीके से डील होगा, तो हम उसको देख लेते हैं। अब ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरे पास ये सिंपल एक फाइल जहां पे पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्स में, जहां पे ये फाइल है HTML की और ये 7 पोस्टर पड़ा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रख दूं, फाइल को न्यू एक फोल्डर बनाऊं इमेजेस के अंदर, अब अगर मेरी इस वेबसाइट इस इमेज को एग्जीक्यूट करेगी, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, कोड में मेरे पास पाथ क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा poster.png। तो उसने कंप्यूटर गया, कंप्यूटर ने उसी फाइल के साथ ही चेक किया, यानी कि ये मेरी फाइल थी, इसके साथ देखा poster.png पड़ा है, नहीं पड़ा, क्यों, यहां पे तो कोई ऐसी फाइल ही नहीं है। तो सो मुझे उसका एक्यूरेट पाथ देना है, तो उसका एक्यूरेट पाथ देने के लिए मुझे क्या बताना चाहिए कि इस फाइल से बाहर डॉट स्लैश का मतलब होता है इस करंटली फाइल से बाहर poster.png, वो भी नहीं है। मैंने इस फाइल से बाहर निकला डिफॉल्ट से, तो यहाँ पे क्या poster.png है, नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इमेजेस स्लैश poster.png, तो क्या इसे शो कर देगा? यस, ये शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा डॉट इमेजेस, अब ये क्या किया है, इमेजेस के नाम का फोल्डर स्लैश उसकी फाइल। तो ये मेरे पास अगर किसी फोल्डर के अंदर मैं जाना चाहता हूं तो उसके अंदर आ जाएगा मेरे पास फर्दर। और अगर हम मैं इस तरीके से करूं कि मेरी HTML फाइल भी किसी फोल्डर के अंदर पड़ी हो, तो क्या मेरा पाथ वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज मेरा फाइल पड़ी हुई है, मैंने लिखा हुआ है कोड के अंदर डॉट स्लैश का मतलब है इस फाइल से बाहर, यानी कि मेरी इस HTML फाइल से बाहर इमेजेस, इमेजेस का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर PhD। तो अगर वो जैसे डिफॉल्ट डॉट से बाहर आया तो उसने इमेजेस को फाइंड करना है, इस फोल्डर को फाइंड करना है, इमेजेस को, तो ये फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो फाइल को हमें नहीं शो कर सकता। तो अगर मैंने फोल्डर से आउट जाना है, मेरा ये इमेजेस का फोल्डर कहां पड़ा हुआ है, डिफॉल्ट फाइल से बाहर, HTML के फोल्डर से बाहर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये इमेज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पाथ चेंज करना होगा। मैं लिखूंगा डॉट स्लैश इस फाइल से बाहर, यानी कि HTML के फोल्डर में जाए, फिर इस फोल्डर से भी आउट जाए। तो फोल्डर से आउट जाने के लिए हमारे पास होता है डबल डॉट स्लैश। ठीक है, डबल डॉट स्लैश बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, इस फोल्डर से बाहर इमेजेस, इस फोल्डर से बाहर इमेजेस जी मौजूद है, इमेजेस के अंदर poster.png, तो मेरा यही कोड लिखा हुआ है, डॉट स्लैश उस फाइल से बाहर, डबल डॉट स्लैश HTML के फोल्डर से बाहर चला गया, इमेजेस, इमेजेस के फोल्डर में चला गया, और poster.png वहां पे एग्जिस्ट करता है जी, पढ़ करता है। अब अगर मैं इसको सेव करके चलाता हूं तो मेरा इमेज शो हो जाए। ये सेव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो फाइल की मैंने लोकेशन चेंज की है।
तो उसको सेव नहीं कर रहा था। मैं ऐसा करता हूँ HTML के अंदर जाके इस फाइल को ओपन करके, फिर इसमें वो चेंजेस ही नहीं आई हैं इस फाइल में ना असल में। ये देखें तो अब अगर मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास शो करता है। ठीक है जी, वो फाइल सेव नहीं हुई थी। तो ये बेसिकली क्योंकि फाइल मेरी फोल्डर में जा चुकी है, तो इसलिए मैंने फोल्डर से आउट जाने के लिए डबल डॉट स्लैश, और ये मल्टीपल अगर फोल्डर्स भी हो तब भी डबल डॉट स्लैश, अगर एक फोल्डर से आउट जाए फिर दूसरे फोल्डर से आउट जाए, ठीक है, अगर जितने फोल्डर हैं। तो उसके लिए मैंने बताया आप डबल डॉट स्लैश लगाएंगे, पहले डॉट स्लैश उस फाइल से बाहर, ठीक है, फिर डबल डॉट स्लैश उस फोल्डर से बाहर, फिर आप उस फाइल का नेम। तो अगर आप TH ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, वो आपकी टेबल हेडिंग के कंसर्न में ऐड होगा। तो ये आपके पास टेबल हेडिंग है। अगर आप इनिशियली फर्स्ट रो के अंदर टेबल के अंदर TH का लगा दें और सेकंड रो में अपनी TD यूज करें, तो वो आपके पास फर्स्ट में हेडिंग आ जाएगा और सेकंड में जहां पे भी आपको हेडिंग टेबल के अंदर यूज करनी है तो आप TH का टैग यूज करेंगे। फिर सेल्स, हमने इसकी सेल की स्पेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप लोग वो टेबल के अंदर ही उसको बता देंगे सेल्स के अंदर पैडिंग कितनी हो, ठीक है, उसकी स्पेस कितनी हो सेल की, तो वो भी आप एग्जाम में बता सकते हैं अगर आपको बड़े साइज के सेल्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर आप लिख देंगे सेल पैडिंग। पैडिंग बेसिकली क्या चीज होती है, पैडिंग में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम। ये चीज आपको दिखाई दे रही है, हर टैग के अंदर कुछ ना कुछ हिस्से होते हैं। ये बेसिकली आपके पास हर टैग के ऊपर बॉर्डर अप्लाइड होता है बट वो दिखाई नहीं दे रहा होता। ठीक है, बॉर्डर के आपके दो टैग्स के बिटवीन जो स्पेस आ रही होती है, यानी कि ये देख रहे हैं हेलो और ये सेकंड हेडिंग के कंटेंट्स के बिटवीन जो स्पेस आ रही है, ये बेसिकली मार्जिन की वजह से आ रही है, आउटसाइड ऑफ द कंटेंट। फिर उसके बाद हमारे पास जो जगह आ जाती है वो होती है बॉर्डर की। बॉर्डर के अंदर बॉर्डर और आपका जो जो टेक्स्ट है उसके दरमियान जो स्पेस होती है उसको पैडिंग बोला जाता है। यानी कि आप लोग अगर टेबल के ऊपर फोकस करें तो ये टेबल का जो बॉर्डर है इसके अंदर और आपके टेक्स्ट के बिटवीन जो स्पेस आ रही है इसको बोला जाता है बॉर्डिंग, सेल पैडिंग। ठीक है, तो पैडिंग बेसिकली क्या होता है, आपके कंटेंट और बॉर्डर के बिटवीन स्पेस को हम बोलते हैं पैडिंग। तो ये सेल पैडिंग का मतलब है एक सेल की जितनी पैडिंग हो उसको वो बता रहे हैं। तो वो कितनी वैल्यू दी है, 5 पिक्सल, और सेल स्पेसिंग भी उसने 5, दो सेल्स के बिटवीन स्पेस। तो ये हम इसको रीड कर लेते हैं। देयर आर टू एट्रीब्यूट्स कॉल्ड सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग व्हिच विद द यूज ऑफ एडजस्ट द वाइट स्पेस इन योर टेबल सेल्स। द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइन स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स, ठीक है, और while cell padding represent distance between the cell border and the content within a cell। ओके हो गई ये बात। तो उसके ये एट्रीब्यूट्स है आपके पास। रो स्पैन, कॉल स्पैन, ये हम काफी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और आपसे मैं असाइनमेंट भी इसकी बनवा चुका हूं। टेबल का बैकग्राउंड, तो बीजी कलर हमारे पास एट्रीब्यूट था बैकग्राउंड कलर के लिए, होल टेबल के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेसिफिक का बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हो उसके लिए बॉर्डर कलर है, और अगर बीजी कलर है वो बैकग्राउंड कलर है। उसकी एग्जांपल ये आपके पास। ठीक है जी, तो बैकग्राउंड का बॉर्डर कलर हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आएगा इस प्रॉपर्टी से, एट्रीब्यूट से, और बीजी कलर हमारे पास आएगा बैकग्राउंड कलर के तौर पे। और अगर आप बैकग्राउंड इक्वल, एक बच्चे ने भी क्वेश्चन भी किया था कि सर बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड इक्वल इमेज का पाथ दे देंगे तो वो उसके बैकग्राउंड पे इमेज को लगा देगा।
ये इसको रिपीट इमेज को, एक इमेज को मल्टीपल टाइम इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका वो जो बेसिकली इमेज था वो बहुत छोटा था और वो टेबल बहुत बड़ा था, इसलिए वो उसको इमेज को रिपीट कर देगा अगर उसकी बाय डिफॉल्ट हाइट फिट से छोटी है इमेज। ओके जी, तो आप लोगों का पाथ लिखने आ गए इंशाल्लाह, आगे आप लोगों को इंशाल्लाह इससे काफी हेल्प होगी। टेबल की हाइट विड्थ ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप हाइट विड्थ दे देंगे तो टेबल के ऊपर हाइट विड्थ इंप्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा, कैप्शन, कैप्शन एक बड़ी मजे की चीज है। कैप्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले नहीं करवाई थी। कैप्शन बेसिकली आप लोगों ने जिस टाइम देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर वो टेबल नंबर लिखा होता है, टेबल नंबर 4.5, तो ये देखिए ये उसी तरीके से कैप्शन आपके पास आ रही होती है। एक टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर कैप्शन लानी है, तो इसको कैप्शन बोलते हैं। दिस इज कैप्शन। फिर उसके बाद नेस्टेडली टेबल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इनके एक कॉलम के अंदर दोबारा एक टेबल ऐड कर दिया जाए तो वो भी पॉसिबल है। अब ये देख रहे हैं एक सेल के अंदर फर्दर उसने टेबल ऐड किया हुआ है, एक रो बनाई, उसके अंदर एक ही सेल रखा और उस सेल के अंदर मुकम्मल एक टेबल बना दिया। तो आप मल्टीपल नेस्टेडली टेबल का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद HTML लिस्ट, ये भी हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। स्क्वेयर है तो आपके पास ये स्क्वेयर में आ रहा है। ठीक है, डिस्क है तो डिस्क में आपके पास वो गोल सा एक सर्कल आ जाता है। फिर उसके बाद सर्कल अगर आप दे देंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास 1 2 3 और रोमन, और ये हम सारी चीजें अप्लाई कर चुके हैं। आज लिंकिंग कर लें। बेसिकली लिंकिंग के अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर मैं, आप लोगों ने देखा होगा हाइपर लिंक, एनीवन नो हाइपर अबाउट हाइपर लिंक? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फाइल है default.html, एक फाइल मैं और बना लेता हूं। मैं कोड जल्दी में जरा यहीं से ले लेता हूं। देखिए जी, मैंने एक और फाइल क्रिएट की है डॉक्यूमेंट्स में, इसका नाम रखा है सेकंड। अगर मैं इस सेकंड वाली फाइल को एग्जीक्यूट करता हूं, ये आ चुकी है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो क्या हो रहा है कि मुझे टैबटा की गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ले गया। ठीक है, बेसिकली किसी भी दूसरी वेबसाइट या हाइपरलिंक आप लोग यूज करते थे MS वर्ड में, उस तरह की वर्किंग लेनी हो या एक पेज से, एक HTML वेब पेज से दूसरे HTML पेज पे जाना है, तो उसका अगर हम लोग यहाँ पे पाथ लिख दें तो ये उसके ऊपर नेविगेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करता ये हूं, मैं दूसरी फाइल को भी ओपन कर लूं। अभी आप लोगों ने मेन्यू बार देखे होंगे, वो बेसिकली मेन्यू बार इसी तरीके से बनाए जाते हैं, वो दो फाइलों को लिंक कर लिया जाता है। ये मेरी फॉर एग्जाम्पल टू गो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, टू गो सेकेंड फाइल, क्लिक हियर
और यहाँ पे पाथ किसका फाइल का दे देना है हमने, मैं लोकल का दे रहा हूँ, HTTP मुकम्मल यूआरएल अगर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो उस वेबसाइट पे ले जाएगा, google.com लिख दूंगा मैं गूगल की वेबसाइट पे ले जाएगा, मगर मुकम्मल वेबसाइट का पाथ लिखना होगा www.https या www.google.com। तो डॉट स्लैश इस फाइल से बाहर सेकंड .html और वहां उस दूसरी फाइल में जाके भी मैं पाथ चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं टू गो ऑन फर्स्ट पेज क्लिक, यहाँ पे भी मैं अपनी लोकल फाइल्स के ऊपर नेविगेशन करना चाह रहा हूँ, आपको पहले उसकी वेबसाइट पे किया, अब हम लोकल फाइल पे करते हैं। तो मेरी फर्स्ट पेज का क्या एड्रेस है, स्लैश, क्योंकि ये देखें दोनों फाइलें इकट्ठी पड़ी हुई हैं, तो डॉट स्लैश इस फाइल से बाहर डिफॉल्ट .html, और इसको अगर मैं सेव करता हूं, दोनों फाइलों को सेव कर लूं, इसको भी और फिर मैं इसको भी। जी ये आ रहा है मेरे पास, टू गो सेकंड फाइल क्लिक हेयर, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं कहां पहुंच गया हूं, second.html पे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू गो ऑन फर्स्ट पेज क्लिक हेयर, इस पे क्लिक करता हूँ तो वापस उसी फाइल पे। तो मेन्यू बार में बस ये हाइपरलिंक हो गए लोकल फाइल्स के, और अगर आप किसी वेबसाइट का हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, उस वेबसाइट का कंप्लीट नेम लिख देंगे। ओके जी। तो ये देखिए आप लोगों के सामने है कि मैंने जो दो फाइल्स को आपस में लिंक करवाया तो ये आपस में एक दूसरे पे डाइवर्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एंकर टैग यूज किया है, उनके अंदर कंटेंट में लिखा है टू गो ऑन द फर्स्ट पेज क्लिक हियर, उसके वो कंटेंट आ गए, और मैंने फाइल का अपनी लोकल फाइल के एड्रेसेस दिए हैं, ये आप लोगों को नोटपैड में मैं शो भी कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये सेकंड डॉट एचटीएमएल पे मैंने भेजा, और इसी तरीके से मैंने दूसरी नोटपैड में फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट डॉट एचटीएमएल की मेरी फर्स्ट फाइल है, और दूसरी फाइल का नाम मैंने सेकंड डॉट एचटीएमएल रखा, तो आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेशन कर सकते हैं। अच्छा, जो एक चीज इसके अंदर और है, अगर आप लोग नोट करें कि मेरे पास कुछ टारगेट्स होते हैं। टारगेट क्या होते हैं, अगर आप लोग क्लिक करते हैं, आप लोगों की ये जो विंडो है ये चेंज होती है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, मैं यही कॉपी करता हूं एंकर, एक फाइल में पेस्ट करता हूं। आप लोगों को मैं डिफरेंस टारगेट्स के शो करवाना चाह रहा। टारगेट एक एट्रीब्यूट है जो एंकर टैग में इस्तेमाल होता है। इसकी तीन चार चार ऑप्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को शो करने के लिए मैं दिखा रहा हूं। मैं सेकंड वाली फाइल पे गया हूं तो ये मेरे पास आ रहा है। तो ये है जी क्लिक हेयर, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं ओपन इन न्यू, तो बेसिकली ये मेरे पास न्यू टैब के अंदर ये विंडो अपेयर हुई है, ठीक है जी। ये मैं आपको अगेन क्लोज करके दिखा रहा हूं। ओके, तो इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या रखी है ये आप लोगों के सामने है।
टारगेट टारगेट इक्वल अंडरस्कोर ब्लैंक करेंगे तो वो क्या करेगा, न्यू टैब के अंदर, यानी कि वेब ब्राउजर के ये जो हमारे पास टैब्स हैं इनके अंदर न्यू टैब में वो उसे ओपन करेगा। ओके। दूसरी ऑप्शन है अंडरस्कोर सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है इसी सेम टैब के अंदर, यानी कि जिस टैब में मैं मौजूद हूं इसी टैब के अंदर उसने फाइल को ओपन किया है। और थर्ड ऑप्शन है ओपन इन पेरेंट। तो पेरेंट के अंदर वो ओपन करते, तो इस फाइल का पेरेंट कौन से, ये करंट फाइल है तो उसने पेरेंट में ही इसे ओपन कर दिया। और ओपन इन बॉडी, तो उसने क्या किया है, उसी बॉडी के अंदर ऑन कर दिया। जी आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। ब्लैंक ओपन इन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। ओपन इन द लिंक डॉक्यूमेंट इज सेम फ्रेम, उसी फ्रेम के अंदर। ओपन इन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, पेरेंट के फ्रेम के अंदर। ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, इस बॉडी की फुल बॉडी में। और अगर आप किसी फाइल को, यानी कि आपने एक पीडीएफ फाइल सेव की है, उसको लिंक करवाना चाहते हैं, डाउनलोड जैसे आप लोग ऑप्शन आ रही होती, तो अगर आप उस फाइल का फोल्डर एड्रेस या डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन दे दे, जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो पीडीएफ उनके पास डाउनलोड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरीके से यहाँ पे कोड है, देखते हैं अगर वहां पे हमारे पास वो मौजूद है। ये फाइल मौजूद नहीं है जिसकी वजह से उसने एरर दे दी है। अगर ये सैंपल डॉट पीडीएफ फाइल मौजूद होती, किसी भी पीडीएफ फाइल का अगर आप पाथ इस तरह का दे दे तो वो उसको डाउनलोड कर देगा। एग्जिस्ट नहीं करती, वो जनरल पाथ दिया हुआ था तो मैंने कहा शायद वर्किंग में हो, बट वो पाथ अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड का लिंक दे सकते हैं। इसी तरीके आप इमेज के ऊपर एंकर टैग भी लगा सकते हैं, इनके कंटेंट के अंदर आप इमेज रखना चाहते हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इमेज के क्लिक करने के ऊपर ये नेविगेशन हो, तो मैं क्या करता हूं, इस एंकर टैग को इस इमेज के बाद अगर क्लोज करूं और इसके कंटेंट खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे कंटेंट में मैं टेक्स्ट नहीं दे रहा हूं, मैं इमेज दे रहा हूं, तो अब ये देख लें फाइल कौन सी है, डिफॉल्ट वाली है। कोड इसके लिए आपने जस्ट अ मिनट एक चीज रिमूव कर देता हूं, जो मैंने बैकग्राउंड अप्लाई किया था मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ये इमेज है, इस इमेज के ऊपर मैंने एंकर टैग इंप्लीमेंट किया है। मैंने किया ये है कि उस इमेज के ऊपर एंकर टैग स्टार्ट किया और इमेज के बाद उसे क्लोज कर दिया। कंटेंट के अंदर इमेज है, तो अब इमेज के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरे पास उसी फाइल में मुझे, जिस फाइल का मैंने पाथ दिया होगा। सो इट्स इजी। ठीक है। इसी तरीके से आप ईमेल भी कर सकते हैं किसी को। मेल टू आगे उसके बाद जो भी चीज है सेंड ईमेल का बटन दबाएंगे तो वो ईमेल चली जाएगी। अच्छा जी, ये वाली जो चीज थी वो डिव एंड स्पैन जो थे बेटे, आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं डिव क्या है स्पैन क्या है, तो वो आप लोगों ने कहा, मैंने पहले पढ़ा दिया आप लोगों को डिव क्या है।
ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट क्या, इनलाइन एलिमेंट क्या, ये आप लोग इसे रीड करेंगे, ठीक है, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।